हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम कंप्रेसिव मेंबर के एनालिसिस से, ठीक है, यानी कंप्रेसिव मेंबर की स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और जो भी पिछले थ्योरी में डाउट्स होंगे, ठीक है, वो यहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, क्या है, एक असतत कोणीय संपीड़ांक में, असतत का मतलब क्या है आपका कि एक डिसकंटिन्यूस, ठीक है, एक असतत कोणीय संपीड़ांक में 75 mm इंटू 75 mm इंटू 8 mm कोणीय खंड का प्रयोग किया गया है। यदि इस संपीड़ांक की लंबाई 2150 mm हो तो इसकी सामर्थ्य निम्न सिरा स्थितियों के अनुसार ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला है इसमें सिरों पर एक रिवेट द्वारा जोड़ा गया है। सेकंड कंडीशन है आपकी सिरों पर 2 रिवेट द्वारा जोड़ा गया है। यानी क्या दे रखा है आपको, एक डिसकंटिन्यूस मेंबर दे रखा है, ठीक है, और वो मेंबर क्या है आपका, वो एक कोणीय संपीड़ांक यानी एक जो है एंगल सेक्शन है, और वो एंगल सेक्शन है कौन सा, इसका साइज़ क्या है, वो है 75 mm इंटू 75 mm इंटू 8 mm, और इसकी इससे मेंबर की जो टोटल लंबाई है वो 2150 mm है। हमें क्या करना है, इसकी स्ट्रेंथ निकालनी है और हमें सिरा जो है कंडीशंस दे रखी हैं, ठीक। तो चलिए, तो इससे पहले क्या करेंगे, हम स्टील टेबल से 75 mm इंटू 75 mm इंटू 8 mm एंगल सेक्शन की प्रॉपर्टीज़ ले लेंगे। अब देखिए कैसे लेंगे हमने देखा कि ये जो एंगल सेक्शन है ये इक्वल एंगल सेक्शन है, क्योंकि इसके दोनों लेग्स इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, हम स्टील टेबल में जाएंगे और इक्वल एंगल सेक्शन वाला जो टेबल है वो जो है देखेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने ये टेबल निकाल ली है यहाँ पे, देखिए ये ऊपर दे रखा है रोल्ड स्टील इक्वल एंगल, ठीक है। अब देखिए इसमें अलग अलग से साइज़ दे रखे हैं, जैसे ISA 50x50 दे रखा है, ISA 60x60 दे रखा है, वैसे ही आपको मिल जाएगा जो आपको चाहिए है। तो वो है ISA 75x75, ठीक है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, और उसकी जो दोनों लेग्स हैं वो 75 mm जो है लंबी हैं। अब देखिए इसकी थिकनेस दे रखी है अलग अलग, 5 mm के लिए भी में बनता है ये आपका, 6 mm का ये बनता है, और 8 mm और 10 mm। लेकिन हमारे पास जो है वो ISA 75x75x8, हमें कौन सा चाहिए, हमें ये वाला चाहिए। तो यहाँ पर देखो हमने थिकनेस कितनी थी इसकी, 8 है, तो इसके सामने जो एरिया है इसका वो कितना है, 1138, और बाकी जो सारी प्रॉपर्टीज हैं इसकी, ठीक है, रेडियस ऑफ वाइब्रेशन और आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। तो हम जो जो हमारे काम की चीज़ें होंगी वो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। हमने क्या ले लिया यहाँ पे, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन हमने ले लिया है, वो कितना है आपका, वो 14.5 है, ठीक है। जो चीज़ें हमें यूज़ होंगी तो हमने ये लिख ली है। बाकी आपको जितने भी इसमें वैल्यूज़ दे रखी हैं वो आप सारी यहाँ पे लिख सकते हैं आसानी से। तो क्लियर, चलिए अब देखिए जो आपका सेक्शन था उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया है, 1138 आ गया है। न्यूनतम परिवहन त्रिज्या यानी मिनिमम रेडियस और जायरेशन कितने आ गया आपका, 14.5 mm आ गया है, और वास्तविक लंबाई दे रखी है, ये तो आपको क्वेश्चन में दे रखी है 2150 mm। चलिए, तो देखिए हम पहले लेंगे, पहली कंडीशन है इस पर सिरों पर एक रिवेट द्वारा जोड़ा गया है। अब देखिए एंगल सेक्शन के लिए मैंने आपको एक टेबल दिखाई थी कि वो जो उसकी सिरा कंडीशंस थी वो भी दे रखी थी, और उसमें उसके अकॉर्डिंग हम उसकी इफेक्टिव लेंथ क्या लेते हैं वो भी दे रखी है। तो देखिए कैसे देखेंगे, देखिए ये है आपका, ये आपकी टेबल दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो पहला बात तो ये है कि हमारा एंगल कौन सा है, असतत है, यानी डिसकंटिन्यूअस है। एक कोणीय खंड है, ठीक है, ये भी ठीक है। एक रिवेट या बोल्ट, यानी एक रिवेट या बोल्ट द्वारा सिरों पर जो है सिरा कंडीशन दे रखी है, सिरों पर एक रिवेट या बोल्ट लगाया गया है, तो उसके लिए जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो उसकी जो एक्चुअल लेंथ होती है उसके बराबर हो जाती है। इफेक्टिव लेंथ बराबर क्या हो जाती है, उसकी वास्तविक लंबाई है उसकी एक्चुअल लेंथ के बराबर हो जाएगी। और जो अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल होगा, ठीक है, जो परमिसिबल संपीड़न प्रतिबल होगा वो 0.8 इंटू सिग्मा AC हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस सिरे कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने ये दोनों जो है कंडीशन हम ले लेंगे। अब देखिए कैसे लेंगे क्वेश्चन में, ठीक। तो देखिए इफेक्टिव लेंथ तो यही हो जाएगी, जो भी दे रखी है वही हो जाएगी, 2150 mm। मिनिमम रेडियस ऑफ जाइरेशन दे रखी है आपको ये, अब निकाल लेंगे यहाँ से हम स्लेंडरनेस रेशियो। और ये क्या होता है आपका, ये होता है लैम्डा बराबर L/R। यहाँ पे L कौन सी होती है, ये जो L होती है ये इफेक्टिव लेंथ होती है, ठीक।
तो इफेक्टिव लेंथ हमारे पास और एक्चुअल लेंथ दोनों बराबर है इस टाइम तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें यहाँ पे। तो 2150 आर कितना है 14.5, ये आ गया आपका 148.27। अब क्या करेंगे हम, जो आपका लैम्डा है इसी के लिए क्या निकालेंगे हम, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालेंगे। बट क्या होता है देखिए, आपका जो टेबल दे रखी है जो स्लैंडरनेस रेशियो की टेबल दे रखी है और परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, उसमें ये फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है, उसमें एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है। जैसे आपकी 140 के लिए दे रखी होगी, आपको 150 के लिए दे रखी होगी, 160 के लिए है, या फिर 40, 50, 60, इधर इन सारी वैल्यूज़ के लिए आपको मिलेगी। लेकिन आपको फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए यहाँ पे जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ स्ट्रेस नहीं मिलेगी। उसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए जो ये वैल्यू आएगी उससे जो पहले एग्जैक्ट वैल्यू आएगी उसका हम ले लेंगे, और एक जो बाद में आएगी उसका ले लेंगे। जैसे इससे पहले क्या आएगा आपका 140 आएगा, ठीक है, 140 की आपको टेबल में वैल्यू दे रखी होगी। एल अपन आर बराबर 150 आएगा, ठीक है। इन दोनों के लिए वैल्यू दे रखी होगी, इसके लिए कितनी दे रखी है 51, इसके लिए कितनी दे रखी है आपकी 45 दे रखी है, ठीक। हमें निकालना है किसके लिए 148.27 के लिए निकालना है। देखिए क्या करेंगे इसके लिए, ये आपका कहलाता है इंटरपोलेशन फार्मूला। इंटरपोलेशन फार्मूला ऐसा हम कहते हैं अंतर्वेशन का फार्मूला, ठीक है। क्या करेंगे, हमें निकालनी है सिग्मा एसी, किसके लिए निकालनी है 148.27 के 227 के लिए। तो क्या करेंगे हम इसमें, सबसे पहले जो आपकी बड़ी वाली वैल्यू होगी वो ले लेंगे। तो इन दोनों में कौन सी बड़ी है 51 माइनस, ऊपर ले लेंगे इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। जो भी सिग्मा एसी की वैल्यूज है उनका डिफरेंस ले लेंगे। नीचे क्या ले लेंगे, जो भी आपके स्लैंडरनेस रेशियो उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। इसके इनटू में क्या आ जाएगा आपका, जिसके लिए निकालना है आपको वो आ जाएगा माइनस मिनिमम वाला आ जाएगा स्लैंडरनेस रेशियो, ठीक है। तो देखिए 51 आ गया, ये इन दोनों का डिफरेंस 6 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस 10 आ गया, और इन दोनों का डिफरेंस आपका 8.27 आ गया। जब हम इसे सबको सोल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी सिग्मा एसी की 46.038 न्यूटन पर mm²। और देखिए ये जो लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, देखिए हमने यहाँ से ली है, ये लैम्डा दे रखा है आपको, और ये क्या दे रखा है आपको परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस दे रखी है। तो हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो इन दोनों के बीच में लाई कर रही थी 140 और 150 के। तो हम क्या करेंगे 140 ले लेंगे और 150 की वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। 140 के लिए वैल्यू कितनी थी 51 थी, किसके लिए एफ आई बराबर 250 के लिए। जब हमें नहीं दे रखा क्वेश्चन में कुछ भी तो हम क्या लेंगे 250 ही लेंगे। और हमने क्या ले लिया है यहाँ पे 150 के लिए वैल्यू ले लिया, कितना ही 45 ही, और हम दोनों के बीच की वैल्यू अब आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने किया है यहाँ पे ये। अब देखिए एक रिवेट के लिए अनुज्ञेय प्रतिबल कितना होता है आपका 0.8 इंटू सिग्मा एसी। मैंने बताया था आप लोगों को टेबल से दिखाया था कि जब सिरा पे एक रिवेट लगा हो तब उसके लिए जो परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है वो कितनी होती है 0.8 सिग्मा एसी होती है। तो ये भी कितनी आ गई, यहाँ पर सॉल्व किया हमने 36.83 न्यूटन पर mm²। अब क्या करेंगे, हम स्ट्रेंथ निकालेंगे डायरेक्ट। स्ट्रेंथ क्या होता है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये कितना दे रखा है आपको 113 दे रखा है, और ये कितनी है आपकी 36.83। जब सॉल्व किया तो आपके पास यहाँ स्ट्रेंथ आ चुकी है। वैसे ही आप क्या करेंगे, जब दो रिपीट लगे हों उसके लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है, और आप लोग उससे सॉल्व कर लेंगे आसानी से, ठीक। तो देखिए आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।